हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि हाउ टू अचीव इक्विलिब्रियम सिचुएशन राइट इन द इकोनॉमी। इक्विलिब्रियम सिचुएशन को कैसे अचीव करते हैं? देयर आर 3 कंडीशंस टू अचीव इक्विलिब्रियम: फुल एम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट। सो टुडे वी आर डिस्कस अबाउट डिसइक्विलिब्रियम सिचुएशन कि जब डिसइक्विलिब्रियम सिचुएशन होती है तो उसको इकोनॉमी में कैसे हैंडल करते हैं। नाउ डिसइक्विलिब्रियम सिचुएशन कहते हैं 2 टाइप्स में होती है। या तो हमारी डिमांड होगी वो क्या होगी, एक्सेस होगी, या फिर वो क्या होगी, डेफिशिट डिमांड होगी कि या तो डिमांड हमारी ज़्यादा होगी या तो हमारी इक्विलिब्रियम लेवल से कम होगी, राइट। सो व्हाट इज एक्सेस डिमांड? कहते हैं अकॉर्डिंग टू केंजियन थ्योरी an equilibrium income level might correspond to full employment, underemployment and unemployment, overemployment, sorry. Similarly कहते हैं when the economy is not at full employment, so यहाँ पे इंस्टेंसेस हो जाते हैं या तो डिमांड क्या है हमारी सरप्लस है या फिर क्या है डेफिशिट डिमांड, राइट। सो डिसइक्विलिब्रियम के 2 सिचुएशंस हो सकती हैं, इधर एक्सेस डिमांड और डेफिशिट डिमांड। नाउ व्हाट इज एक्सेस डिमांड? when demand is more than what is necessary to utilize fully, तो उसको क्या बोला जाता है, एक्सेस डिमांड, राइट। कि जितने हमारे रिसोर्सेज हैं जब डिमांड उससे ज़्यादा हो जाती है तो उसको क्या बोलते हैं हम, एक्सेस डिमांड। In simple terms, when planned aggregate expenditure is more than aggregate supply, then excess demand arises, right? उससे क्या हो जाता है, हमारा इन्फ्लेशनरी गैप क्या हो जाता है, क्रिएट हो जाता है। इन्फ्लेशनरी गैप क्या होता है? Inflationary gap is the excess of actual aggregate demand over the aggregate demand necessary to maintain full employment equilibrium। कि जितनी हमारी एग्रीगेट डिमांड है एक्चुअल में एंड जितनी की नेसेसरी होनी चाहिए टू मेंटेन फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, सो दोनों का जो डिफरेंस होगा उसको क्या बोला जाता है, इन्फ्लेशनरी गैप। In short, the country's overall demand is in excess of what is necessary to keep it at full employment. कहते हैं an inflationary gap leads to a rise in the price level or inflation because full employment has already been achieved. So इससे क्या हो, कहते हैं inflationary gap तब arise होता है because जो price levels हैं वो क्या हो जाते हैं, increase हो जाते हैं, राइट। बट उससे हमारा जो आउटपुट है इनकम लेवल्स क्या है, रेज नहीं होते। Excess demand refers to the situation when aggregate demand is the excess of aggregate supply corresponding to full employment in the economy। कि हमारी जो जितनी सप्लाई है इकोनॉमी में वो क्या है, कम है, बट जो डिमांड है वो क्या है, ज़्यादा है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। जो हमारी फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है वो यहाँ पे अचीव हो रहा है, बट जो एक्चुअल जो डिमांड है वो कितनी है, यहाँ ये एफ पॉइंट पे है। ये जो ई और एफ के बीच में गैप है इसको क्या बोला जाता है, इन्फ्लेशनरी गैप। क्लियर? द अबव फिगर इलस्ट्रेट्स द कॉन्सेप्ट्स ऑफ एक्सेस डिमांड एंड इन्फ्लेशनरी गैप, राइट। An increase in investment expenditure causes the aggregate demand to rise from AD1 to AD to AD1. It describes a situation when there is excess demand and the difference between them or EF is known as inflationary gap, right? जिसकी वजह से जो हमारा inflationary gap क्या है, rise होता है। Clear? Now, what are the reasons of excess demand? कि जो एक्सेस डिमांड होती है वो तो चलो ठीक है, बट इनके एक्सेस डिमांड के रीजंस क्या हैं? फर्स्ट वन इज राइज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मीन कि जो लोगों का कंज्यूम करने का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, जो लोग ज़्यादा कंज्यूम क्या है ज़्यादा करने लग जाते हैं तो उस टाइम पे क्या हो जाता है, डिमांड ज़्यादा क्रिएट होती है। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स आर अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ एक्सेस डिमांड। Excess demand can result from an increase in consumption expenditure due to an increase in the propensity to consume और decrease in the willingness to save। कि वो ज़्यादा क्या करना चाहते हैं, कंज्यूम करना चाहते हैं rather than savings। नेक्स्ट आ जाता है हमारा टैक्स रिडक्शन। This may also happen as a result of lower taxes leading to more disposable income and an increase in consumer demand। कि जब जो टैक्सेस क्या हैं रिड्यूस हो जाते हैं तो जो परचेजिंग पावर है कंज्यूमर की वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, जिसकी वजह से
क्या करती है, हमारी जो डिमांड है वो क्या हो जाती है, एक्सेस हो जाती है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। द गवर्नमेंट में इंक्रीज इट्स इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ओइंग टू बजट रिक्वायरमेंट्स, राइट। A rise in government spending will lead to an increase in demand for products and services from the government, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, excess demand create होती है। Clear? नेक्स्ट, इंक्रीज इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, राइट। कहते हैं प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज अनदर सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ एग्रीगेट डिमांड। एक्सेस डिमांड कैन ऑल्सो अकर व्हेन इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेज ड्यू टू फॉल इन इंटरेस्ट रेट्स और एन इंक्रीज इन प्रोजेक्टेड रिटर्न्स, राइट। कि जितने हमने फॉर एग्जांपल हमने प्रोजेक्ट किया हुआ था 1 लाख का प्रॉफिट, बट हमें एक्चुअली में क्या हो रहा है, 2 लाख का हो रहा है। सो ये हमारे प्रोजेक्टेड रिटर्न्स क्या है, जब इंक्रीज हो जाते हैं तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, एक्सेस डिमांड क्रिएट होती है। नेक्स्ट आ जाता है डिक्लाइन इन इम्पोर्ट्स, राइट। कि इम्पोर्ट्स क्या है हमारे, जब कम हो रहे हैं एंड एक्सपोर्ट्स ज़्यादा हो रहे हैं तो परचेजिंग पावर ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, इकोनॉमी में क्या होगा, इकोनॉमी में ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड क्रिएट होगी। नेक्स्ट आ जाता है राइज इन एक्सपोर्ट्स, सेम एज कि जब हमारे एक्सपोर्ट्स ज़्यादा हो जाएंगे तो उसकी वजह से भी क्या होता है, एक्सेस डिमांड क्रिएट होती है। क्लियर? सो दीज आर बेसिकली द रीजंस फॉर एक्सेस डिमांड। नेक्स्ट आ जाता है व्हाट आर द इम्पैक्ट ऑफ एक्सेस डिमांड, कि उसके क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं इकोनॉमी पे। Excess demand is undesirable because it does not result in an increase in aggregate supply because the economy is already at full employment, right। कि क्योंकि employment क्या है, लोगों को उस टाइम पे सिचुएशन क्या है, फुल एम्प्लॉयमेंट की है, एंड उस टाइम पे हम क्या है, अपनी एग्रीगेट सप्लाई को इंक्रीज नहीं कर सकते। सो द फॉलोइंग इम्पैक्ट्स आर ऑन impact on output. As the economy is already at full employment and there is no idle capacity, so excess demand has no impact on the level of output। कि जितनी मर्जी एक्सेस हो जाए हमारी डिमांड, बट हमारी जो आउटपुट है, हमारी जो सप्लाई है वो क्या रहेगी, रिमेन्स कांस्टेंट। नेक्स्ट, इम्पैक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट। As the economy is currently functioning at full employment equilibrium and so there will be no change in the level of employment, क्योंकि हमारी जो employment है वो क्या है, full है, तो इस टाइम पे हम लोग ज़्यादा employment और create नहीं कर सकते। नेक्स्ट आ जाता है impact on the general price level। In case of excess demand, aggregate demand exceeds the aggregate supply, which results in an increase in the general price level of goods and services, right। जब हमारी aggregate demand exceed कर जाती है, जिसकी वजह से जो general price level है goods and services का, वो क्या हो जाता है, increase कर जाता है। Clear? नेक्स्ट आ जाता है हमारा what is deficit demand। deficit demand क्या होता है? When demand is not sufficient to fully utilize resources, it is referred to as deficit demand। जब हमारे resources क्या हैं, fully utilize नहीं हो रहे। In simple terms, when planned aggregate expenditure is less than aggregate supply at full employment, the situation of deficit demand arises। उसकी वजह से क्या हो जाता है, डिफ्लेशनरी गैप क्या हो जाता है, क्रिएट हो जाता है। डिफ्लेशनरी गैप क्या होता है, इज द डिफरेंस बिटवीन actual aggregate demand and the demand necessary to achieve full employment equilibrium। क्लियर? कि हमारी एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड कितनी है और कितनी ज़रूरी होनी चाहिए इक्विलिब्रियम लेवल को अचीव करने के लिए। In short, the country's overall demand is below what is necessary to keep at full employment, right। हमारी overall demand क्या है, कम है rather than at full employment पे। A deflationary gap leads to a decline in the economy's income, output, employment and price level, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, हमारी इकोनॉमी में अंडर एम्प्लॉयमेंट आ जाती है, राइट। दस डेफिशिट डिमांड रिजल्ट्स इन डिफ्लेशन। क्लियर? कहते हैं डेफिशिट डिमांड वो सिचुएशन होती है जहां पे जो हमारी एग्रीगेट सप्लाई है वो किससे कम होती है, विद रिस्पेक्ट टू एग्रीगेट सप्लाई। क्लियर? सो एक्चुअल जो हमारी इक्विलिब्रियम सिचुएशन है यहाँ पे अचीव होगी, बट सॉरी जो इक्विलिब्रियम सिचुएशन है यहाँ पे अचीव होनी चाहिए, बट एक्चुअल हमारी क्या है, ये अचीव की है। सो ये जितना भी गैप आएगा उसको क्या बोला जाता है, डिफ्लेशनरी गैप और डेफिशिट डिमांड। क्लियर? द अबव फिगर स्टेट्स दैट
concept of deficit demand and deflationary gap. As shown in diagram, aggregate demand क्या है हमारी OY axis, while income output कहाँ पे है OX axis. The intersection of aggregate demand and supply at point E, जहाँ पे क्या है हमारी full employment equilibrium है. A reduction in investment expenditure causes the aggregate demand to drop from AD to AD1 कि जब हमारी इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में चेंजेस आ जाते हैं तो उसकी वजह से हमारी डिमांड क्या है कम हो जाती है, जिसकी वजह से डिफ्लेशनरी गैप अराइज हो जाता है. क्लियर. नेक्स्ट, व्हाट आर द रीजंस फॉर डेफिशिट डिमांड. फर्स्ट वन इज डिक्रीज इन प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. जब प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कम हो जाता है तो उसकी वजह से क्या हो जाता है डिमांड क्या हो जाती है कम हो जाती है. राइट. Private consumption expenditure are a significant part of aggregate demand. A serious deficiency in aggregate demand results from a decrease in private consumption expenditure. Spending on private consumption expenditure may reduce for several reasons, but क्या हो जाता है but the propensity to consume or growth in the propensity to save is the most crucial factor. Right? कि लोग क्या करते हैं सेव ज़्यादा करने लग जाते हैं rather than consume. नेक्स्ट आ जाता है हमारा डिक्रीज इन प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. यहाँ पे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, सॉरी ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर था, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है. प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज अनदर सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ एग्रीगेट डिमांड. इट मे बी रिड्यूस्ड इन इंस्टेंसेस व्हेन कंपनीज एक्सपेक्टेशंस आर लो. क्लियर. नेक्स्ट आ जाता है हमारा डिक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की जब गवर्नमेंट क्या करती है डिमांड कम क्रिएट करती है उसकी वजह से जो हमारी डेफिशिट डिमांड सिचुएशन अराइज होती है. क्लियर. नेक्स्ट डिक्रीज इन एक्सपोर्ट्स. जब हमारे एक्सपोर्ट्स कम हो जाते हैं एंड इंपोर्ट्स ज़्यादा हो जाते हैं उसकी वजह से जो हमारी डिमांड है वो क्या हो जाती है कम हो जाती है. एंड ऑल्सो जब टैक्स रेट्स इंक्रीज कर जाते हैं तो ये भी एक रीज़न है टू क्रिएट डेफिशिट डिमांड. Clear. So these are basically the reasons for deficit demand. Next आ जाता है कि क्या impact होता है deficit demand का. Right. सबसे पहले impact on output. There will be an increase in inventory stock due to lack of sufficient aggregate demand. जो stock है वो inventory stock है वो क्या हो जाता है ज़्यादा हो जाता है because जो इतनी demand है market में नहीं है. So the businesses will be compelled to plan for lower production within the following time frame. So the anticipated output will therefore decrease. अब बिजनेस क्या प्लान करती हैं कंपनीज क्या सोचती हैं कि अब वो अपनी प्रोडक्शन को कम कर देंगी. क्लियर. सो जिसकी वजह से जो एंटीसिपेटेड आउटपुट है वो क्या हो जाती है डिक्रीज कर जाती है. नेक्स्ट आ जाता है इम्पैक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट. As the level of investment decreases in the economy, there is a decrease in the anticipated output. जिसकी वजह से हमारी जो level of employment है वो भी क्या हो जाती है कम हो जाती है. Clear? Next, impact on general price level. Due to lack of demand of goods and services, deficit demand leads to general prices to decline. The prices tend to decrease जिसकी वजह से क्या हो जाता है deflation हो जाती है. Clear? So these are the impacts of deficit demand. Next, difference between excess demand and deficit demand. एक्सेस डिमांड क्या होती है. एक्सेस डिमांड कहते हैं रेफर्स टू ए सिचुएशन जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड क्या होती है एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा होती है. ऑन द अदर हैंड डेफिशिट डिमांड क्या होती है डेफिशिट डिमांड वो होती है जहाँ पे एग्रीगेट सप्लाई बिकम्स इन शॉर्ट ऑफ एग्रीगेट डिमांड बिकम्स इन शॉर्ट ऑफ एग्रीगेट सप्लाई. नेक्स्ट इक्विलिब्रियम लेवल कहते हैं एक्सेस डिमांड इंडिकेटेड ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम. ऑन द अदर हैंड डेफिशिट डिमांड इंडिकेट करता है अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम. राइट. इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी गैप. एक्सेस डिमांड क्या करता है इन्फ्लेशनरी गैप क्रिएट करता है एंड डेफिशिट डिमांड डिफ्लेशनरी गैप. रीजन excess demand occurs because of the excess anticipated expenditure. It means that it happens due to the rise in the investment expenditure, consumption expenditure etc. कि जब consumption expenditure और investment expenditure ज़्यादा हो जाता है तो उसकी वजह से जो ज़्यादा डिमांड क्या होती है मार्केट में क्रिएट होती है.
On the other hand, deficient demand occurs because of the shortage of anticipated expenditure. It means that it happens due to fall in the investment expenditure, consumption expenditure, etc. Impact on price, excess demand results in inflation, जिसकी वजह से प्राइस लेवल इंक्रीज करता है. ऑन द अदर हैंड डेफिशिएट डिमांड रिजल्ट्स इन डिफ्लेशन, जिसकी वजह से जनरल प्राइस लेवल क्या करता है, लीड्स टू फॉल. Impact on output and employment, excess demand does not have any impact on the output and employment. It is because the economy is already operating at full employment equilibrium, right? On the other hand, deficit demand results in fall in the output and employment because of the shortage of aggregate demand, राइट. इस यहाँ पे एक्सेस डिमांड में हमारी आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ऑन द अदर हैंड डेफिशिट डिमांड में पड़ता है. क्लियर. नो, हाउ टू कंट्रोल एक्सेस डिमांड, कि कौन कौन से मेजर्स हैं जिससे हम लोग अपनी एक्सेस डिमांड को कंट्रोल कर सकते हैं, राइट. The problem of excess demand arises when the current aggregate demand exceeds the aggregate demand exceeds aggregate supply required for full employment equilibrium, right. There are several ways that can be used to correct excess demand, like measures to control excess demand. There are basically two measures: fiscal policy and monetary policy. Fiscal policy means policy of central government. There are basically two measures under fiscal policy: decrease in government spending and increase in taxes. On the other hand, monetary policy, which is the policy of central bank, quantitative instruments and qualitative instruments. Quantitative means in the terms of money: increase in bank rate, increase in repo rate, sale of securities, increase in LRR. On the other hand, on qualitative instruments, increase in margin requirements, advice to discourage lending, credit rationing under SCC. Clear? So, first one is decrease in government spending, right. कहते government spending is a significant component of aggregate demand, where this action, which the government refers to as expenditure policy, कहते इज अ कंपोनेंट ऑफ इट्स फिजिकल पॉलिसी. गवर्नमेंट क्या करती है, इन्वेस्ट करती है एक significant amount of money in developing things like highways, flyovers, building, railway lines, etc. जिसका सीधा सीधा डायरेक्ट इम्पैक्ट किस पे पड़ता है, ऑन द अमाउंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड इन द इकोनॉमी एंड हेल्प्स इन द मैनेजमेंट ऑफ एक्सेस एंड डेफिशिएंट डिमांड कंडीशंस. Government spending should be as low as possible in order to manage the condition of excessive demand. Greater attention should be placed on reducing defense and unproductive expenditures, right? कि जो unproductive expenditures हैं उनको क्या करना चाहिए, रिड्यूस करना चाहिए, जिसकी वजह से क्या होगा, जो हमारी एक्सेस डिमांड है वो क्या होगी, उसकी सिचुएशन को कंट्रोल किया जाएगा, राइट. नेक्स्ट आ जाता है हमारा इंक्रीज इन टैक्सेस. टैक्सेस आर द गवर्नमेंट्स प्रिंसिपल सोर्स ऑफ इनकम. दिस मेजर is an element of fiscal policy and described as revenue policy of the government, right. कहते गवर्नमेंट many types of direct and indirect taxes जो है चार्ज करती है. गवर्नमेंट टैक्स changes have a direct impact on the level of total demand and helps in balancing excess and deficient demand, right. जो गवर्नमेंट कहते हैं, जो गवर्नमेंट टैक्स है उसका जो है डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है हमारी टोटल डिमांड पे, एंड उसको ही उसकी हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपनी एक्सेस डिमांड की सिचुएशन को बैलेंस कर सकते हैं, राइट. नेक्स्ट आ जाता है डिक्रीज इन मनी सप्लाई, असेसिबिलिटी टू क्रेडिट. कहते विद द हेल्प ऑफ इट्स मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई इज एबल टू कंट्रोल द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी. कि अगर मनी सप्लाई को कंट्रोल किया जाएगा तो जिसकी वजह से जो परचेजिंग पावर है लोगों की वो क्या होगी, कंज्यूमर्स की कम होगी, एंड जो डिमांड एक्सेस डिमांड की सिचुएशन है उसको कंट्रोल किया जाएगा. सो देयर आर बेसिकली टू मेजर इंस्ट्रूमेंट्स, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव. फर्स्ट वन इज क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स. First one is increase in bank rate. Bank rate
बैंक रेट क्या होता है? बैंक रेट बेसिकली रेफर्स टू द रेट एट विच सेंट्रल बैंक लेंड्स मनी टू द कमर्शियल बैंक्स इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई देयर लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट, राइट? कि सेंट्रल बैंक क्या करता है, कमर्शियल बैंक्स को जब मनी देता है वो किस रेट पे देता है? बैंक रेट पे। द कॉस्ट ऑफ बोरिंग मनी फ्रॉम द सेंट्रल बैंक इंक्रीजेज व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन बैंक रेट, राइट? जब वो बैंक रेट क्या है, ज़्यादा हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, तो जो कॉस्ट ऑफ बोरिंग है वो क्या है, कमर्शियल बैंक्स के लिए ज़्यादा हो जाती है। It drives commercial banks to raise lending rates, preventing potential borrowers from taking out loan. It helps to adjust for excess demand and lowers the amount of credit available in the economy, right? जिसकी वजह से कि इसको रिड्यूस इंक्रीज करके क्या हो जाता है, एक्सेस डिमांड की सिचुएशन को एडजस्ट किया जा सकता है एंड जो क्रेडिट अमाउंट अवेलेबल है उसको कम किया जा सकता है। क्लियर? नेक्स्ट आ जाता है हमारा इंक्रीज इन रेपो रेट। रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट इज द इंटरेस्ट रेट एट विच सेंट्रल बैंक लोन्स मनी टू द कमर्शियल बैंक्स टू कवर देयर शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स, राइट? शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए जब सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक्स को लोन ऑफर करती है उसको क्या बोलते हैं? रेपो रेट। Central bank increases the repo rate to decrease the availability of credit during periods of excess demand, right? रेपो रेट को इंक्रीज करके कमर्शियल बैंक क्या करती है, जो क्रेडिट अवेलेबिलिटी है उसको कम किया जा सकता है, जिसकी वजह से जो एक्सेस डिमांड की सिचुएशन है उसको कंट्रोल किया जा सकता है। नेक्स्ट आ जाता है राइज इन रिवर्स रेपो रेट। This is the interest rate at which commercial banks can deposit excess funds with the central bank for a shorter period of time, right? कहते हैं ये वो टाइम इंटरेस्ट रेट होता है जिसपे जो कि कमर्शियल बैंक्स जब अपने एक्सेस फंड्स को डिपॉजिट करते हैं विद द सेंट्रल बैंक, तो सेंट्रल बैंक उनको क्या करता है? रिवर्स रेपो रेट प्रोवाइड करता है। The central bank may raise the reverse repo rate to solve the problem of excess demand. अगर रिवर्स रेपो रेट को इंक्रीज कर दिया जाए तो कमर्शियल बैंक्स क्या करेंगे? अपने ज़्यादा से ज़्यादा फंड्स सेंट्रल बैंक के पास डिपॉजिट करवाएंगे, जिसकी वजह से जो अवेलेबिलिटी ऑफ मनी है इन द इकोनॉमी वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। एंड आफ्टर दैट वी कैन हैंडल द सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड easily. It will decrease the ability of commercial banks to lend money, right? Due to this, investment and consumption spending may decline, which would decrease aggregate demand. Clear? Next आ जाता है हमारा open market operations और sale of securities. The selling and purchasing of securities in the open market by central bank are often referred to as open market operations. It has a direct impact on the economy's money supply. राइट? कहते हैं व्हेन देयर इज एन एक्सेस ऑफ डिमांड, सेंट्रल बैंक क्या करती है? अपनी सिक्योरिटीज को सेल करती है। द रिजर्व्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स आर डिक्रीज्ड थ्रू द सेल ऑफ सिक्योरिटीज। इट हैज अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द बैंक्स एबिलिटी टू एक्सटेंड क्रेडिट एंड रिड्यूसेस एग्रीगेट डिमांड इन द इकोनॉमी, राइट? कि जब सेंट्रल बैंक क्या करती है? सिक्योरिटीज़ को सेल करती है, तो कमर्शियल बैंक्स उनको परचेज करते हैं, जिसकी वजह से उनके पास जो मनी सप्लाई है वो कम हो जाती है एंड वी कैन कंट्रोल एग्रीगेट डिमांड सिचुएशन। नेक्स्ट, इंक्रीज इन लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट्स। Commercial banks are required to keep legal reserves, as rise of these reserves is a direct way to limit credit availability. Legal reserves consist of two parts. First one is CRR and second one is SLR. CRR क्या होता है? It is the minimum amount of net demand and time liabilities that commercial banks are required to maintain with the central bank. Right? कहते ये मिनिमम अमाउंट ऑफ उनकी नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज होती हैं जो कि कमर्शियल बैंक्स को हमेशा सेंट्रल बैंक के पास रखनी पड़ती हैं। अगर इनमें इंक्रीज होगा तो कमर्शियल बैंक्स के पास क्या हो जाएगी? शॉर्टेज ऑफ मनी सप्लाई। ऑन द अदर हैंड, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो क्या होती है? दिस टर्म रेफर्स टू द मिनिमम प्रोपोर्शन ऑफ नेट टाइम एंड डिमांड लायबिलिटीज दैट कमर्शियल बैंक्स मस्ट कीप ऑन हैंड, कि जो कि कमर्शियल बैंक्स अपने पास रखते हैं और उनको रखना क्या है? ज़रूरी है। दिस इज नोन एज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। एंड अगर इनको कम कर दिया जाए, डिक्रीज कर दिया जाए, तो कमर्शियल बैंक्स के पास क्या हो जाएगी? शॉर्टेज हो जाएगी एंड जिसकी वजह से एक्सेस डिमांड की सिचुएशन को कंट्रोल किया जा सकता है, राइट?
नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। फर्स्ट वन इज इंक्रीज इन मार्जिन रिक्वायरमेंट। The term margin requirement describes the difference between the market value of the offered security and the value of amount lent, right? Margin requirement means कि किस वैल्यू पे हमें जो सिक्योरिटी ऑफर की जा रही है एंड द एक्चुअल किस पे वो लेंड की गई है। फॉर एग्जाम्पल एक सिक्योरिटी जिसकी वैल्यू 100 रुपीज़ की थी बट उसको जो 150 पे लेंड किया गया है, तो जो डिफरेंस है वो क्या है, मार्जिन। क्लियर? When there is excess demand, the central bank raises the margin, which limits the ability of the banks to create credit, right? As a result, borrowing becomes less attractive to borrowers, जिसकी वजह से aggregate demand को control किया जा सकता है, right? Next आ जाता है हमारा moral suasion, advice to discourage lending. Central bank uses a combination of persuasion and pressure to convince other banks to act in a way that is consistent with the policy. Discussions, letters, lectures and tips to banks are used to exercise moral persuasion. कहते सेंट्रल बैंक क्या करता है, ऑर्डर करता है अपने कमर्शियल बैंक्स को, पॉलिसीज, डिस्कशन, लेटर्स, लेक्चर्स इशू किए जाते हैं, जिसकी वजह से उनको क्या है, सेंट्रल बैंक की पॉलिसीज को फॉलो करना पड़ता है, राइट? The central bank advises, requests or persuade commercial banks not to provide credit for speculative and non-essential purposes when there is excess of demand. कहते सेंट्रल बैंक एडवाइस करता है कमर्शियल बैंक्स को कि ना वो स्पेकुलेटिव एंड नॉन प्रोडक्टिव पर्पसेस के लिए लोन प्रोवाइड ना करें, राइट? नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल्स, इंट्रोड्यूस क्रेडिट रैशनिंग। क्रेडिट रैशनिंग का मतलब हो जाता है कि जो हमारे प्रायोरिटी सेक्टर्स हैं उनको सबसे पहले लोन प्रोवाइड किया जाए रेदर देन अनप्रोडक्टिव पर्पसेस के लिए। दिस टेक्निक involves a central bank instructing other banks to provide or refuse credit to specific sectors for given set of purposes, right? कि कहते हैं ये सेंट्रल बैंक क्या करता है, इंस्ट्रक्ट करता है अदर बैंक, कमर्शियल बैंक्स को कि वो स्पेसिफिक सेक्टर्स को लोन प्रोवाइड नहीं करेगा, राइट? इन टर्म्स ऑफ एक्सेस डिमांड, द सेंट्रल बैंक imposes credit rationing to stop excessive credit flows, right? So these are the measures to control excess demand in the economy, right? Next, how to control deficit demand. Now what are the various measures जो कि जब कि deficient demand की सिचुएशन होती है उसको कैसे मैनेज किया जाता है। So जौन से जो भी मेजर्स हमने एक्सेस डिमांड के लिए रीड करे हैं, सेम वही मेजर्स क्या हैं, डेफिसिट डिमांड के लिए भी यूज़ किए जाते हैं, रेदर देन कि वो इन्वर्सली यूज़ किए जाते हैं, राइट? फर्स्ट वन इज इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग। नाउ अभी हमारी जो है डेफिसिट डिमांड की सिचुएशन है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, अपनी स्पेंडिंग को इंक्रीज करेगी, जिसकी वजह से इकोनॉमी में मनी सप्लाई होगी एंड जो एक्सेस डिमांड की सिचुएशन को, सॉरी डेफिशिएंट डिमांड को हैंडल किया जाएगा, राइट? टैक्सेस को डिक्रीज करेगी, टैक्सेस को डिक्रीज करने से जो परचेजिंग पावर है कंज्यूमर्स की वो ज़्यादा होगी एंड डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन को हैंडल किया जाएगा, राइट? इंक्रीज इन मनी सप्लाई, अगर इकोनॉमी में मनी सप्लाई इंक्रीज होगी तो उससे डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन हैंडल हो जाएगी। क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, डिक्रीज इन बैंक रेट। बैंक रेट क्या होता है, बैंक रेट वो रेट है जो कि सेंट्रल बैंक जब कमर्शियल बैंक को मनी बोरो कर, कमर्शियल बैंक जब सेंट्रल बैंक से मनी बोरो करते हैं तो उस टाइम उनको पे करना पड़ता है। अगर बैंक रेट कम हो जाएगा तो कमर्शियल बैंक्स को कैन easily take loan from the central bank, right? रेपो रेट क्या होता है, रेपो रेट वो इंटरेस्ट रेट होता है जो सेंट्रल बैंक क्या करता है, मनी देते हैं कमर्शियल बैंक्स को फॉर देयर शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स, राइट? अगर उसमें रिडक्शन हो जाती है तो जो अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट विद कमर्शियल बैंक्स इंक्रीजेज एंड
It causes interest rates to decline, which encourages people to take more credit and raises aggregate demand, right? Next, decrease in reverse repo rate. रिवर्स रेपो रेट मीन्स कि शॉर्टर टाइम पीरियड के लिए जो कमर्शियल बैंक्स हैं अपने जो एक्सेस फंड्स हैं वो सेंट्रल बैंक के पास रखते हैं। अगर वो रिवर्स रेपो रेट डिक्रीज कर दिया जाए तो कमर्शियल बैंक्स रेदर देन सेंट्रल बैंक को अपने फंड्स देने की बजाय अपने पास रखेंगे, जिसकी वजह से जो मनी सप्लाई है वो चलती रहेगी। नेक्स्ट आ जाता है ओपन मार्केट ऑपरेशंस और सेल ऑफ सिक्योरिटीज। ओपन मार्केट ऑपरेशन में आ जाता है कि जब सेंट्रल बैंक क्या करेगी, एक डेफिशिएंट डिमांड के टाइम पे कमर्शियल बैंक से सिक्योरिटीज परचेज कर लेगी, जिसकी वजह से उनके पास क्या है, मनी प्रोवाइड कर मनी की सिचुएशन क्या हो जाएगी, मनी सप्लाई कमर्शियल बैंक के पास अच्छी हो जाएगी, जिसकी वजह से डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन को हैंडल किया जा सकता है, राइट? When there is deficiency of demand, the central bank purchases securities from the market. It has an impact on the bank's ability to extend credit and increases aggregate demand in the economy. Clear? Next, increase in legal reserve requirements. There are of two types, cash reserve ratio and statutory liquidity ratio. कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है, मिनिमम अमाउंट ऑफ नेट टाइम एंड डिमांड लाइबिलिटीज जो कि कमर्शियल बैंक्स को सेंट्रल बैंक के पास मेंटेन रखनी पड़ती है। ऑन द अदर हैंड स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो क्या होती है, रेफर्स टू द मिनिमम प्रोपोर्शन ऑफ नेट टाइम एंड डिमांड लाइबिलिटीज दैट कमर्शियल बैंक्स मस्ट कीप ऑन हैंड, राइट? नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। जो मार्जिन रिक्वायरमेंट्स है अगर वो कम हो जाएंगे तो हमारी जो मनी सप्लाई है वो ज़्यादा हो जाएगी एंड डेफिशिएंट डिमांड सॉल्व हो जाएगी। नेक्स्ट, मॉरल सुएशन, एडवाइस टू एनकरेज लैंडिंग, कि सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक्स को लैंडिंग पर्पसेस के लिए इनकरेज करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लैंडिंग होगी तो अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट ज़्यादा होगा एंड सो पीपल कैन इनकरेज टू कंज्यूम मोर एंड टू, जिसकी वजह से एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, राइट? नेक्स्ट आ जाता है हमारा सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल्स, विदड्रॉ क्रेडिट रैशनिंग। क्रेडिट रैशनिंग को अगर विदड्रॉ कर दिया जाए तो रेदर देन प्रायोरिटी सेक्टर्स को लैंडिंग देने से हम गवर्नमेंट क्या करेगी, सेंट्रल बैंक क्या करेगा, सबको ही इक्वली जो है लोन प्रोवाइड किए जाएंगे, जिसकी वजह से एग्रीगेट डिमांड डेफिशिएंट डिमांड को कंट्रोल किया जा सकता है, राइट? So these are basically the measures to control deficit demand. Next, excess and deficit demand in 3 sector economy. पहले हमने क्या किया था, 2 sector economy में किया था, अभी 3 sector economy में। 3 sector economy में क्या हो जाता है, involve interference of government, right? Excess and deficit demand can occur in 3 sector economy, which includes household, firms and government. In 3 sector economy, aggregate demand is the sum total of consumption, investment and government expenditure. Because of the introduction of government sector, the new AD1 curve, that is consumption plus investment plus government, lies above the old aggregate demand curve, right? So this is basically 2 sector economy and this is 3 sector economy. जो ये डिफरेंस है ये किसकी वजह से है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग की वजह से। क्लियर? नेक्स्ट है हमारा रेमेडी फॉर एक्सेस डिमांड, कि जो हमारी एक्सेस डिमांड है उसको गवर्नमेंट कैसे कंट्रोल कर सकती है, राइट? कहते हैं द गवर्नमेंट कैन करेक्ट द प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस डिमांड बाय रिड्यूसिंग द एग्रीगेट डिमांड बाय एन अमाउंट दैट इज इक्वल टू इन्फ्लेशनरी गैप, राइट? कहते हैं गवर्नमेंट क्या करेगी, जितना हमारा इन्फ्लेशनरी गैप है उतनी ही हमारी एक्सेस डिमांड को कम करके गवर्नमेंट जो है इन्फ्लेशनरी गैप को रिड्यूस करती है। इन द अबव ग्राफ एफ क्या है हमारा, इक्विलिब्रियम पॉइंट दैट इज अटेन्ड व्हेन एडी कर्व इंटरसेक्ट्स एग्रीगेट सप्लाई कर्व। यहाँ पे दोनों कर्व्स इंटरसेक्ट कर रही हैं, यहाँ पे क्या है हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट अचीव हो रहा है। To correct the problem of inflationary gap, the government uses its fiscal measure and reduces expenditure.
ए रिडक्शन इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर विल रिड्यूस एग्रीगेट डिमांड एंड रिमूव द इन्फ्लेशनरी कैप, राइट, कि जितना गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर कम करेगी उसकी वजह से जो एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज करी है फ्रॉम दिस पॉइंट वो किस पे आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी, राइट। Therefore, when there is reduction in government expenditure by सिग्मा जी, कि इतनी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर अपनी एक्सपेंडिचर से कम कर देगी, द एडी कर्व शिफ्ट्स डाउनवर्ड्स टू AD1, राइट। एडी कर्व हमारी फ्रॉम दिस कर्व शिफ्ट कर जाएगी टू दिस कर्व। नाउ द न्यू एग्रीगेट डिमांड इज AD1 which is sufficient enough to keep the economy at full employment equilibrium, that is at point E, right. Now, remedy for deficit demand. The government can correct the problem of deficit demand by increasing the aggregate demand by an amount that is equal to deflationary cap, right? कि जो डेफिशिट डिमांड की सिचुएशन है उसको भी गवर्नमेंट कैसे एक्सपेंड कर सकती, कैसे रिमूव कर सकती है, अपने एग्रीगेट एक्सपेंडिचर को इंक्रीज करके, राइट। सो एफ क्या है हमारा, इक्विलिब्रियम पॉइंट है, राइट, विच इज अटेन्ड व्हेन एग्रीगेट डिमांड क्या कर रही है, एग्रीगेट सप्लाई से इंटरसेक्ट कर रही है। हाउएवर इक्विलिब्रियम पॉइंट हियर सिग्निफाइज द अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम लेवल एंड ईजी क्या है हमारा, सॉरी एफ क्या है, ये रहा पॉइंट, मैं ये वाला वो कर रही थी, एफ पॉइंट ये है, राइट। एफ पॉइंट क्या है हमारा, इक्विलिब्रियम पॉइंट है जहाँ पे एग्रीगेट सप्लाई एंड एग्रीगेट डिमांड कर्व दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं। ईजी क्या है हमारा, डिफ्लेशनरी गैप है। सो द गवर्नमेंट यूजेज इट्स फिजिकल मेजर एंड इंक्रीज एक्सपेंडिचर, जब गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर देगी, सो द न्यू एग्रीगेट डिमांड लेवल इज AD फ्रॉम AD टू AD1, राइट, जिसकी वजह से जो हमारी डेफिशिट डिमांड की सिचुएशन है वो क्या हो जाएगी, फुलफिल हो जाएगी। क्लियर। Now, what is fiscal policy and how it is used to correct excess demand and deficit demand? कि fiscal policy क्या होती है? A fiscal policy is the policy of central government which aims at controlling the situation of money supply in the economy. Right? Fiscal policy क्या है? Central government की policy होती है जो कि control करती है money supply in the economy. Fiscal policy includes using taxation, government spending and borrowings to change the level and growth of output, aggregate demand and jobs, right? It is also used by central government to change the spending patterns of goods and services. Fiscal policy is also known as revenue and expenditure policy. The main constituents क्या होते हैं फिजिकल पॉलिसी के, एक्सपेंडिचर पॉलिसी, रेवेन्यू पॉलिसी, पब्लिक बोरिंग्स एंड डेफिसिट फाइनेंसिंग. So these are the basically 4 constituents of fiscal policy. First one is expenditure policy, revenue policy, public borrowings and deficit financing. Clear? फिजिकल पॉलिसी टू करेक्ट एक्सेस डिमांड, एक्सपेंडिचर पॉलिसी जिससे डिक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, अगर गवर्नमेंट क्या करेगी अपनी स्पेंडिंग को कम कर देगी तो एक्सेस डिमांड को कंट्रोल किया जा सकता है। रेवेन्यू पॉलिसी अगर टैक्सेस को इंक्रीज कर देगी मनी सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, राइट। नेक्स्ट इंक्रीज इन पब्लिक बोरोइंग्स, पब्लिक से बोरिंग्स क्या है वो इंक्रीज कर देगी जिसकी वजह से उनके पास जो मनी सप्लाई है पब्लिक के पास वो कम हो जाएगी। एंड डिक्रीज इन डेफिसिट फाइनेंसिंग, डेफिसिट फाइनेंसिंग को डिक्रीज कर देगी जिसकी वजह से क्या हो जाएगी, इकोनॉमी में मनी सप्लाई कम हो जाएगी, राइट। सो दीज आर द मेजर्स टू करेक्ट एक्सेस डिमांड, राइट। सो ये क्या है उनकी एक्सप्लेनेशन है, एक्सपेंडिचर पॉलिसी, डिक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स, देन इंक्रीजेज इन टैक्सेस, next increase in public borrowings and decrease in deficit financing, right. Next, fiscal policy to correct deficit demand, reverse of excess demand, increase in government spending, decrease in taxes, decrease in public borrowings and increase in deficit financing, right. So this is the explanation. So this is it for today's video. I hope you like my video. Please subscribe my channel रेनू मित्तल कोचिंग क्लासेस. मैं ऐसे ही अच्छा कंटेंट आपके लिए लेके आने की कोशिश करूँगी, राइट. थैंक यू.